हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्लास। आज का जो टॉपिक होगा आज दूसरा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को हेल्पफुल होता है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर यदि आप लोग को इस तरह का वीडियो चाहिएगा, एजुकेशनल वीडियो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आज हम जानेंगे बेसिक कंसेप्ट, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट क्या चीज़ का होगा, ठीक है ना। जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है ना। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है ना। इसके बारे में हम आज जानेंगे। इसके बारे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसके बारे में कंसेप्ट, बेसिक जो कंसेप्ट होता है उसको जानते हैं। तब जाकर यह चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा समझने में आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट, जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है, यानी कोशिका के जीवन मूलभूत क्या है, एक इकाई, यानी यूनिट, छोटा वाला यूनिट उसको बोला जाता है। जीवन की मूलभूत क्या है, एक इकाई है, ठीक है ना। आज हम जानेंगे बेसिक कंसेप्ट में। सबसे पहले यह जानते हैं कि कोशिका, कोशिका आप लोग समझते हैं ना, जो कोशिका शब्द है, कोशिका, हमारा जो शरीर है वह शरीर अनेक कोशिकाओं से मिल करके बना है। हमारे शरीर में एक कोशिका नहीं है, ठीक है। हम लोग बहुकोशीय में आते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो शरीर का संरचना हुआ है, वह जो गठन हुआ है, वो एक कोशिकाओं से नहीं, अनेक कोशिकाओं, लाखों कोशिकाओं से मिल करके बना है, ठीक है ना। और हमारा जो शरीर है, हमारा जो कोशिका है, रचनात्मक भी है और क्रियात्मक भी है, और रचना भी करती है और उसका कार्य भी करती है, दोनों कार्य करती है। इसीलिए इसको रचनात्मक भी कहा गया है और क्रियात्मक भी कहा गया। तो सबसे पहले इसका खोज किसने किया था? सबसे पहला खोज करने वाला का नाम क्या है? खोजकर्ता का नाम रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोज किया था। रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। अब कितने सन में किया था? 1665। 1665 ईस्वी में इसने इसका खोज किया था, कोशिका का, ठीक है ना। और यह खोज करने का मतलब यह कि इन्होंने क्या कैसे देखा, इनको जो कार्क की पतली जो काठ में होता है, ठीक है ना, उसी को सूक्ष्मदर्शी के सहायता से इन्होंने देखा था। और जब इसको उन्होंने देखा तो क्या अपने मन में इनको सोचा, देखने के बाद सोचा कि एक कमरे के जैसे मधुमक्खी का जो छाता होता है, ठीक उसी के अनुसार, उसी के जैसे यह हमारी कोशिका दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है, प्याज का जो आधा काट करके एक भाग लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो उसमें प्याज छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं, इनकी कोशिकाओं की जो संरचनाएं हैं वह सेम है। तो इनके आकार से कोई मतलब नहीं है। इनकी जो संरचनाएं है कोशिका का, वह जो छोटा में प्याज में कोशिका देखने को मिलेगा वही बड़ा ही प्याज में कोशिका देखने को मिलेगा, ठीक है। यह दोनों क्या है, आकार से मतलब नहीं, छोटा है बड़ा है उससे मतलब नहीं, कोशिकाएं सेम होती है, उनकी जो संरचनाएं हैं वो क्या है, सेम है। तो इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा, ठीक है ना, और उसका सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद यह पता लगाया कि हाँ, यह क्या है, एक कोशिका का, एक मधुमक्खी की छाता के जैसे यह हमारे शरीर में कोशिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और जब उसने यह खोज किया था तो जीवित कोशिका खोज नहीं किया था, मृत कोशिका का खोज किया था, ठीक है ना। मृत कोशिका का खोज किया।
मृत कोशिका का खोज किया, मृत कोशिका का खोज किया था। ठीक है ना। तो ये चीज तो कन्फर्म हो गया, ये चीज तो क्लियर हो गया कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और कार्क जो पतली काट है, ठीक है ना, कार्क जो पतली काट है उसी को सूक्ष्मदर्शी के यंत्र से उसने देखा और देखने के बाद मधुमक्खी का छाता का उसने प्रयोग में लाया। ठीक है ना। तो 1665 ईस्वी में खोज किया था और मृत कोशिका का खोज किया था, ये बात याद रखिएगा। अब दूसरे में चलते हैं। जीवित कोशिका खोज किसने किया था, जीवित कोशिका का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, लीवेनहॉक ने किया था 1674 में। ठीक है ना। लीवेनहॉक ने कितने सन में किया था, 1674 में किया था। लीवेनहॉक ने 1674 में किया था। ठीक है ना, 1674 में किया था। और यह तालाब के पानी, ठीक है ना, जो तालाब में इकट्ठा पानी होता है उसके माध्यम से, उसके प्रयोग से इन्होंने इस कोशिका का क्या किया था, देखा था। किसके, जीवित कोशिका का। ठीक है ना। तालाब में जो पानी रहता है उसके प्रयोग से इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था। तो जीवित कोशिका खोज करने वाला कौन था, लीवेनहॉक ने। कितने सन में किया था, 1674 में। अब इसको देखा जाए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसको देखा जाए तो आखिर जो बायोलॉजी शब्द है, ठीक है ना, जो जीव विज्ञान शब्द है, यानी इस जो कोशिका उसमें आता है, कोशिका का आखिर टेक्निकल नाम क्या होता है। तो कभी भी याद रखिएगा, जो कोशिका होता है उसका टेक्निकल नाम, ठीक है ना, साइटो होता है। कोशिका का टेक्निकल नाम क्या होगा, साइटो। याद रखिएगा, यह कभी पूछता है कोशिका का टेक्निकल नाम क्या है, तो साइटो याद रखिएगा। और अध्ययन किस में किया जाता है, साइटोलॉजी में। और अध्ययन किस में किया जाता है, साइटोलॉजी में किया जाता है, याद रखिएगा। तो जो इसका टेक्निकल नाम है क्या है, साइटो है। और जो अध्ययन किया जाता है वह किस में अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी में। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है कि जब यह चीज हो गया तो इतना तक तो क्लियर हो गया, लेकिन आखिर यह चीज इस तरह का है कि यह चीज इस तरह का नहीं है, आखिर इसको सिद्ध कौन करेगा, कोई तो बताएगा कि ना ये सही है, ये गलत है, ये तो कोई बताएगा ना। तो उसी समय कोई व्यक्ति आया, ठीक है ना, यानी सिद्धांत किसने दिया था, सिद्धांत देने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, स्लाइडन स्वान ने दिया था। स्लाइडन स्वान ने बोला था कि पूरा शरीर जो है, पूरा जो पेड़ पौधे होते हैं या जो जीव होते हैं, उनका पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है। उसने स्लाइडन स्वान ने ही बताया था कि यह जितनी संरचनाएं हैं पूरी कोशिकाओं से मिलकर के ही बना है। बाकी ये लोग तो अपना अपना काम कर दिए। इसने रॉबर्ट हुक ने अपना 1665 में मृत कोशिका खोज कर दिया, वहां काम खत्म। उसके बाद से जीवित कोशिका खोज लीवेनहॉक ने कर दिया, उसका काम खत्म। बाकी इसका टेक्निकल नाम साइटो और अध्ययन करने का साइटोलॉजी है। लेकिन आखिर इसको सिद्ध कौन करेगा, सिद्धांत कौन देगा कि हाँ ये पूरे कोशिकाओं से मिलकर के शरीर बना है सजीवों का। ठीक है। तो वही वैज्ञानिक स्लाइडन स्वान ने आया और उन्हीं ने बताया था कि सजीव का पूरा जो शरीर है, जिसमें जीव होता है, उनका जो शरीर होता है पूरे अनेक कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। ठीक है ना। स्लाइडन, ठीक है ना, स्लाइडन स्वान ने बताया था कि पेड़ पौधे, ठीक है ना, नोट कर देते हैं, पेड़ पौधे
तथा जीवों का शरीर पूरे कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है ना। सिद्धांत इसने दिया था, अपने सिद्धांत में क्या बताया, यह सिद्ध कर दिया स्लाइडेन ने कि पेड़ हो या पौधा, ठीक है ना, जो भी हो, तथा जीव, कोई भी जीव हो, उनका जो शरीर संरचना हुआ, उनका जो शरीर बना है, वो एक कोशिका से मिलकर के नहीं बना है, बल्कि पूरे कोशिकाओं से मिलकर उनकी शरीर की क्या है, संरचना बनी है। ठीक है। तो ये पता चल गया सिद्धांत भी, और जीवित कोशिका, मृत कोशिका, और इसका जो टेक्निकल नाम है या अध्ययन किस में करते हैं, ये तो पता चल गया ना। अब जानते हैं दुनिया की सबसे जो छोटी कौन सी कोशिका होती है, उसके बारे में जानते हैं। इसको हटाते हैं। दुनिया की सबसे छोटी कौन से है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना, क्या है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, सबसे छोटी कोशिका, याद रखिएगा। दुनिया लेवल पर देखा जाए तो सबसे छोटी कौन सी, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये कहीं बहुत बड़ा बड़ा होता है, अकेले उठेगा ही नहीं, इतना बड़ा होता है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब मानव में देखा जाए तो ठीक इसी प्रकार मानव में भी है। जो मानव में है, मानव में जो सबसे छोटा है कौन सा है, स्पर्म। ठीक है ना, स्पर्म है, जो मेल में किसमें पाया जाता है, मेल के जो स्पर्म में शुक्राणु होते हैं वो सबसे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है ना। और इन्हीं में जो सबसे बड़े होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, फीमेल में। सबसे बड़े जो होते हैं फीमेल में क्या पाए जाते हैं, ओवेम। ठीक है ना, अंडाणु जिसको कहा जाता है। ठीक है ना। तो यह मानव में देखा गया सबसे छोटा, और ये सबसे बड़ा। सबसे छोटा स्पर्म में जो शुक्राणु जो होता है सबसे छोटे होते हैं, और जो ओवेम में होता है वो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है, जिसको अंडाणु कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ तक तो हो गया। अब चलते हैं मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी। ठीक है ना, मानव में सबसे जो लंबी होती है कौन सी कोशिका होती है, लंबी। न्यूरॉन का नाम सुने हैं आप लोग, न्यूरॉन, जिसको ब्रेन भी कहा, कंट्रोलर भी कहा जा सकता है। न्यूरॉन समझते लंबी कोशिका होती है, पूरा एक ही यहाँ से और यहाँ तक एक ही कोशिका वो रहती है। ठीक है ना। इसको ब्रेन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको ब्रेन भी कहा जाता है। जो हम लोग का ये दिमाग है ना, ब्रेन, उसे ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब कोशिका विभाजन यहाँ तक तो क्लियर हुआ, ये सबसे लंबी हो गई। अब क्या इसमें कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन रहित, ठीक ना, विभाजन रहित। क्या न्यूरॉन में विभाजन होता है, सबसे कम विभाजन कहाँ होता है, ब्रेन में। यानी वहां पे क्या होता है, 90% क्या जिसका बना होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, वहां पे सबसे क्या होता है, सबसे कम विभाजन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे क्या होगा, सबसे कम विभाजन कहाँ होता है, ब्रेन में, यानी न्यूरॉन जिसको बोला जाता है।
लीवर में सबसे क्या होता है, कम विभाजन होता है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा विभाजन कहाँ होता है, लीवर में। विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, लीवर में, जिसको यकृत कहा जाता है। ठीक है ना, लीवर में सबसे ज्यादा क्या होता है, विभाजन होता है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, सबसे कम। यही अगर यदि गलती से अगर यदि इसमें विभाजन हो गया तो वही ब्रेन कैंसर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है ना, इसके बारे में हम और डिटेल्स आप लोग को बताएंगे जब ब्रेन चैप्टर हम पढ़ाएंगे, तो उसमें इसके बारे में और आप लोग को हम बेहतर से बताएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, इसके अगले वाले पॉइंट को जानते हैं। सब क्या है, इस चैप्टर का सबसे बेसिक कंसेप्ट है, और इसी चैप्टर का ना इस बायोलॉजी का सबसे बेसिक कंसेप्ट है आप लोग। तो यह आप लोग जान गए तो समझिए कि बायोलॉजी का कुछ कम से कम 10% आप लोग जान गए। इसीलिए मैं सोचा हूँ कि इसको पहले पढ़ा दूं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डीएनए का खोज किसने किया था, 1831 में डीएनए का खोज। डीएनए खोज करने वाला कौन था, रॉबर्ट ब्राउन था, याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना, उसने डीएनए का खोज यानी केंद्रक का खोज किया था। कितने सन में, 1831 में उसने क्या किया, डीएनए का खोज किया था। ठीक है ना, और 1839 में पुरकेंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को क्या नाम दिया था, जीवद्रव्य। ठीक है ना, 1800 कितने में, 39 में, 1839 में। ये सब एक नंबर के लिए प्रश्न पूछता है, आप लोग याद रखिएगा। 1839 में पुरकेंजे ने पुरकंजो ने क्या किया था, कोशिका में, ठीक है ना, कोशिका में जो द्रव्य तरल द्रव्य उनको देखने को मिला, तो उसने उसका नाम क्या रख दिया, जीवद्रव्य रख दिया। कोशिकाओं के बीच में जो उसको जाम रखने के लिए, उसको एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह ना हिलने डुलने के लिए, उसमें जो तरल पदार्थ भरा गया, जैविक पदार्थ जो उनको देखने को मिला, उसको उसने क्या कह दिया, जीवद्रव्य नाम दिया। ठीक है ना, पुरकेंजे ने कोशिकाओं में तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य के नाम से बताया। तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य के नाम से बताया। उन्हीं ना, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि जीवद्रव्य किसने नाम रखा था, जीवद्रव्य किसने नाम रखा था, तो आपने याद रखिएगा, पुरकेंजे ने क्या किया था, इसका नाम रखा था जीवद्रव्य का। ठीक है ना, कितने सन में, 1839 में। ठीक है ना, अब 1855 में जो कोशिका सिद्धांत क्या हुआ था, 1855 में, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसका सब आपका डिजाइन जितना है सब कुछ इसमें बता दिया गया। अब 1855 में क्या हुआ था, 39 के बाद 1855 देखिए, कोशिका विभाजन को क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया। ठीक है ना, कोशिका सिद्धांत को क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया। और उस सिद्धांत में यह बताया गया कि पुराने ही कोशिकाओं से नई कोशिका क्या होती है, विभाजन होती है। ठीक है ना, 1855 में इस सिद्धांत यानी कोशिका सिद्धांत को क्या किया गया, 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया। ठीक है ना, कोशिका सिद्धांत को क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया। और आगे जब बढ़ाया गया तो इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या रख दिया कि पुरानी जो कोशिकाएं हैं, उन्हीं कोशिकाओं से क्या होता है, एक नई कोशिका का निर्माण होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे एग्जांपल लेकर समझते हैं।
सपोज माने कि यह पुरानी कोशिका है। अब इस कोशिका से विभाजन होने के लिए इसी में से ना निकलेगा कोशिका, तो यहाँ से 2 कोशिका बना, तो इसमें से जब एक कोशिका निकला 2 कोशिका हो गया, तो यहाँ से भी तो 2 निकलेगा, इसमें से भी 2 निकलेगा, तो यहाँ पर भी 2 कोशिका हो गया, और इसमें से भी तो 2 निकलेगा, इसमें से भी 2 निकलेगा, इसमें से भी 2 निकलेगा, इसमें से भी 2 निकलेगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए एक ही कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन गई, कितनी कोशिकाओं की संरचना हो गई। इसीलिए उसने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए बताया कि एक जो कोशिका नई वाली जो कोशिका विभाजन होती है वह पुरानी कोशिकाओं से ही विभाजन होती है। ऐसा नहीं है कि यह कोशिका ऐसे ही रह जाएगी और नया कोई कोशिका उसमें आकर विभाजन कर देगी, ऐसी कोई बात नहीं। पुरानी वाली ही कोशिकाओं से नई कोशिका का निर्माण होता है। यह बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने सिद्धांत में इस चीज को बताया था, ठीक है ना। अब एक पॉइंट लास्ट में बचता है, उसको भी जान लेते हैं। यह चीज तो क्लियर हो गया, यहाँ पर नोट नहीं किए हैं लेकिन हम बता दिए हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल देकर छोड़ दिए। 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया और बढ़ाने के बाद यह बताया गया कि जो कोशिका विभाजन होता है वो पुरानी ही कोशिकाओं से विभाजन होती है। ऐसा नहीं है कि नई कोशिका उसमें अलग से आकर के विभाजन करती है, ठीक है ना। इतना होने के बाद 1940 में देखिए क्या हुआ, इतना तब क्लियर हो गया। अब 1940 में इसे सिद्ध किया गया, कोशिकाओं की जो जटिल प्रक्रिया है इसको क्या किया गया, देखा गया इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, और वहीं सिद्ध कर दिया गया कि जो 1940 में देखा गया कोशिकाओं की जो जटिल प्रक्रिया है उसको इलेक्ट्रॉनिक यानी जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है उसी के द्वारा देखा गया, उसी की सहायता से देखा गया और वहीं से सिद्ध कर दिया गया कि जो जीवों का शरीर की संरचना है वह बहुत जटिल प्रक्रिया है और एक कोशिकाओं से मिलकर के नहीं बना है, वह अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना है, ठीक है ना। तो 1940 में इस सिद्धांत को रखा गया था और वही चीज मैं आप लोग को बताया, यहाँ पर नोट नहीं किया हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ। 1940 में क्या कहे, कोशिकाओं की जो जटिल प्रक्रिया है उसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा गया और यह बताया गया कि एक जीवों में यानी एक जो जीव होता है उनके शरीर की संरचना बनने में कम से कम लाखों कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए उनको देखना, उनकी कोशिकाओं को देखना बहुत एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है ना। और एक कोशिकीय जीव आप लोग को बता ही दिए हैं कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनका क्या होता है, एक कोशिका से मिलकर ही बना होता है, ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में यह बेसिक कंसेप्ट हम लोग जाने। अब इसके जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो अगले वीडियो से हम चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सब बेसिक कंसेप्ट आप लोग को मैं बता दिया हूँ, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।